नमस्कार दोस्तों, नमन प्रणाम सभी को। आपकी होली रंगों का त्यौहार बहुत ही बढ़िया तरीके से बीती होगी और आपने अपने जीवन में पचरंगी सटाएं फहराने के लिए और पचरंगी सटाओं की भांति आपका जीवन मंगलमय, स्वस्थ और दीर्घायु वाला हो और सपनों से भरा हो। आपने संकल्पित होकर के होली के बाद में कुछ नए कदम अपने जीवन के लिए बढ़ाए होंगे। हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम अरावली प्रदेश तक आ गए थे। वेस्टर्न हमने डेजर्ट को पढ़ने के बाद हम अरावली पर्वतमाला की तरफ आ गए थे। अरावली पर्वतमाला को हमने 3 भागों में बांटा था। ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश का वो पार्ट है जो ईओ की दृष्टि से राजस्थान का भौतिक पार्ट ईओ में भी लगता है, आरएस प्री में लगता है, मेन में लगता है। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है सब्जेक्ट के अलावा उसमें भी जो राजस्थान के टॉपिक आते हैं, उन राजस्थान के टॉपिक में राजस्थान का भौतिक प्रदेश स्थिति विस्तार वाले भाग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रही बात ये आपके शेयर करने की, सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की, यदि आप खुद को परोपकारी मानते हो, आप खुद को दूसरों का हितैषी मानते हो और आप ये मानते हो कि हम वैष्णव जन तो तने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, जो दूसरों की पीड़ा को हरता है, जो दूसरों की बातों को जानता है, तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना है। और आप दूसरों के लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए, लोक हितैषी कार्यों के लिए यदि समर्पित हो तो आपके मार्ग में भी फूल बिसेंगे, आपके मार्ग में भी गुलाब बिसेंगे और आपकी जिंदगी भी सरपट दौड़ती रहेगी और खुशियों से भरी रहेगी, क्योंकि आपने वीडियो है वो सब्सक्राइब और लाइक किया है, दूसरों की भलाई के लिए किया है। बाकी तो नॉर्मल जिंदगी सभी जीते ही हैं। आप स्टेटस लगाइए, इसे दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, राजस्थान भौतिक प्रदेश को हमने अरावली को 3 भागों में बांटा था। अरावली को 3 भागों में बांटा, उसमें से 2 भाग हम पढ़ चुके थे। एक भाग पढ़ चुके थे उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली को हम पढ़ चुके थे। और उत्तरी अरावली को जो हमने बांटा, उत्तरी अरावली कहां से शुरू होती है? उत्तरी अरावली सांबर झील से शुरू होती है। सांबर झील, इधर नागौर, इधर जयपुर और इधर अजमेर, तीनों की सीमा पे सांबर झील आई है। और सांबर झील से लगा करके खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ी, खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियों तक उत्तरी अरावली थी। इसको हम पढ़ चुके थे। फिर सांबर झील से लगा करके राजसमंद के देवगढ़ तक, देवगढ़ तक यानी अजमेर जिला और राजसमंद जिला, अजमेर जिला और राजसमंद जिला, ये मध्य अरावली में आते थे। ये उत्तरी अरावली के बाद हम मध्य अरावली, मध्य अरावली का अध्ययन हम कर चुके थे। मध्य अरावली की घाटियों का अध्ययन कर चुके थे, नाल दर्रों का अध्ययन कर चुके थे। गोरम जी जो 933 है उसका अध्ययन कर चुके थे। नागपाड़ 795 में पढ़ चुके थे। तारागढ़ 873 मीटर ऊंची है, अपन पढ़ चुके थे। गढ़ बिटली के बारे में पढ़ चुके थे। तो मध्य अरावली के बाद अब आइए अपन पढ़ते हैं कौन सी? दक्षिणी अरावली, सदर्न अरावली, दक्षिणी अरावली, साउथ अरावली, सदर्न अरावली, दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली को हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। देखिए इधर यह है दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटेंगे। एक आएगा आबू पर्वत, ये रहा, इधर हमने आबू पर्वत को बांट दिया। दूसरा भाग है वो मेवाड़ की पहाड़ियां, ये हमारा भाग है वो है मेवाड़ की पहाड़ियां, मेवाड़ की पहाड़ियां। मेवाड़ की पहाड़ियों में हम खूब सारे पठारों का अध्ययन करेंगे। उसमें हम अध्ययन करेंगे भोराट का पठार, भोराट का पठार। और मेवाड़ की पहाड़ियां जहां स्वतंत्रता का सेनानी, स्वतंत्रता का प्रतीक और भारत में सर्वप्रथम अपनी भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए मुगलिया झंडे के नीचे कभी नहीं आया, अपना शीश कभी नहीं झुकाया और मुगलिया झरोके के नीचे आकर के कभी उसने याचना नहीं की। जब हिंदुस्तान पे मुगलिया झंडा बुलंद था उस समय भी जो अपने एक आजादी की अलग जगह करके रखता था महाराणा प्रताप, वो मेवाड़ की पहाड़ियां उसी की कर्म स्थली रही है। और फिर आबू पर्वत। तो दक्षिणी अरावली को जब हम बांटेंगे तो एक भाग आएगा माउंट आबू, जिसे आबू पर्वत कहते हैं, और दूसरा हमारा भाग है जो हम देवगढ़ से
होते हुए दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां सर्वाधिक दक्षिणी अरावली की क्या विशेषता है कि दक्षिणी अरावली की यह विशेषता है कि दक्षिणी अरावली सर्वाधिक चौड़ी है। दक्षिणी अरावली क्या है, जितनी भी मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, ये सबसे संगन है। एक तो ये दक्षिणी अरावली सबसे संगन है, दक्षिणी अरावली सबसे ज्यादा ऊंची भी है, ऊंची पहाड़ियां सर्वाधिक है। दक्षिणी अरावली सर्वाधिक चौड़ी भी है। दक्षिणी अरावली की और क्या विशेषता है कि यहां ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। विविधता, खनिजों की विविधता सर्वाधिक है दक्षिणी अरावली के अंदर। और दक्षिणी अरावली के अंदर जो जिले आते हैं वो जिला हमारा आता है सिरोही। सिरोही, ये सिरोही जिला। सिरोही के बाद में हमारा उदयपुर जिला दक्षिणी अरावली में आता है, उदयपुर जिला। उदयपुर के बाद में हम इसे प्रतापगढ़ भी दक्षिणी अरावली में लेते हैं, चित्तौड़गढ़ भी दक्षिणी अरावली में लेते हैं, चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ के बाद में पाली, यानी पाली की पूर्व की पहाड़ियां पाली, पाली। दक्षिणी राजसमंद, ये भी दक्षिणी अरावली में आती है। भीलवाड़ा का जैसे बीजासन पठार, भीलवाड़ा, ये भी दक्षिणी अरावली में आता है। इसके अलावा डूंगरपुर की पहाड़ियां, ये भी दक्षिणी अरावली में आती है। तो इस प्रकार उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा की कुछ पहाड़ियां और राजसमंद की पहाड़ियां और पाली की पहाड़ियां और सिरोही की पहाड़ियां, ये दक्षिणी अरावली के अंदर आती है। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से हम दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटते हैं। दक्षिणी अरावली का मेवाड़ की चट्टानी प्रदेश, मेवाड़ की पहाड़ियां, और दूसरा भाग है आबू पर्वत। तो हमारा अगला जो टॉपिक है अध्ययन की दृष्टि से वो हम लेते हैं आबू पर्वत। देखो, आबू पर्वत पे लगातार जो पहाड़ियां हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये आबू पर्वत की, माउंट आबू की सबसे ऊंची पहाड़ी है और ये राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पहाड़ी है और यह है 1722 मीटर ऊंची है। 1722 मीटर यानी 5650 फीट के आसपास ऊंची है। ये 5650 फीट के आसपास ऊंची है और 1722 मीटर ऊंची है। ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पहाड़ी है, वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर को गुरु माता भी कहते हैं। गुरु शिखर को गुरु माथा भी कहते हैं। गुरु माथा इसलिए कहते हैं कि यहां ऋषियों में एक ऋषि हुए हैं गुरु दत्तात्रेय। गुरु दत्तात्रेय की ये कर्म स्थली रहा है और गुरु दत्तात्रेय का मंदिर होने के कारण ये गुरु माथा कहलाती है, इसलिए गुरु शिखर को गुरु माथा भी कहते हैं। गुरु शिखर, इसका नाम गुरु माथा के नाम पे पड़ा और ये 1722 मीटर ऊंची है। यदि फीट के रूप में पूछी जाए तो ये 5650 मीटर ऊंची है। तो 5650 मीटर है तो गुरु दत्तात्रेय का जो मंदिर है वो 1722 प्लस 5 गुरु दत्तात्रेय का मंदिर ऊंचा है। इस प्रकार ये 1727 मीटर, यानी मंदिर समेत पूछी जाए तो 1727 मीटर है। 1727 मीटर है। जब 2000 और 2003 के आसपास में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी तो बाजारों के अंदर खूब सारी गाइड है, लेकिन उस समय एल आर भल्ला ज्योग्राफी की एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक चलती थी। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय की बात है, 2003 के आसपास की। तो एल आर भल्ला है वो ऑथेंटिक थी और आज ज्योग्राफी की जैसे सक्सेना वगैरह के नाम लेते हैं, ऐसे उस समय किसी यदि ज्योग्राफी की बुक का नाम ऑथेंटिक रूप में लिया जाता था। और राजस्थान आरपीएससी यदि किसी को ऑथेंटिक मानती थी तो एल आर भल्ला का उदाहरण ऑथेंटिक मानती थी। और एल आर भल्ला में उस समय जो अभी वर्तमान में परिवर्तित हो गई है, उस समय जो गुरु शिखर की ऊंचाई दे रखी है वो 1727 दे रखी है, लेकिन 5 मीटर है वो गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है उस चोटी के ऊपर, लेकिन उसकी वास्तविक ऊंचाई है वो 1722 है। मंदिर समेत उसकी ऊंचाई होती है 1727 मीटर। तो इस प्रकार गुरु शिखर है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है, गुरु शिखर। अब देखो, ये जो गुरु शिखर है, ऐसा कहा जाता है कि ये हिमालय पर्वत के पुत्र के रूप में याद किया जाता है इसे। और हिमालय से लगा करके जब हम दक्षिणी राजस्थान भारत की तरफ बढ़ते हैं तो दक्षिणी भारत की जो नीलगिरी पर्वतमाला है, ये यदि अपन ऐसे
भारत माने यह हमारा इस प्रकार ये पूर्वोत्तर भारत, और पर्वतमाला स्थित है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है 8,848। तो उत्तरी भारत में माउंट एवरेस्ट से लगा करके यहां जब आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर एक चोटी आती है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाबलेश्वर भी 1437 मीटर है। ब्रह्मगिरी है वो 895 मीटर है। ब्रह्मगिरी के बाद में तमिलनाडु में जब हम आते हैं, और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर एक पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो 2637 मीटर ऊंची है। 2637 मीटर नीलगिरी के बाद में। और नीलगिरी की भी दोदा बेटा जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे ऊंची है, दोदा बेटा। नीलगिरी के बाद में अनाईमुडी आती है। अनाईमुडी है 2695 मीटर। 2695 मीटर। तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। और दक्षिणी भारत की अनाईमुडी के बाद में ऊंची चोटी है वो नीलगिरी। तो इस नीलगिरी से लगा करके उत्तरी भारत तक कोई चोटी इतनी नहीं ऊंची है जो अपने 1722 मीटर जो राजस्थान की अरावली की गुरु शिखर है। इसलिए ये हिमालय से लगा करके दक्षिणी भारत तक है, बीच में एकमात्र पर्वत चोटी है जो 1722 मीटर ऊंची है। तो गुरु शिखर हिमालय और दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में गुरु शिखर मध्य की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो ही गई है। और गुरु दत्तात्रेय का मंदिर के कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अब देखो वापस राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। तो नीलगिरी और माउंट एवरेस्ट के मध्य सबसे ऊंची चोटियों में, यानी हिमालय के और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी के रूप में अरावली का गुरु शिखर पर्वत लिया जाता है। अब देखो माउंट एवरेस्ट है और नीलगिरी के बाद में वापस हम ये राजस्थान की अरावली। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में सबसे चौड़ी है। मध्य में ये अजमेर में सबसे ज्यादा संकीर्ण है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा संकीर्ण है। सबसे ज्यादा घाटियां भी ये अजमेर में। अब जो अरावली का आबू पर्वत है, आबू पर्वत गुरु शिखर है वो 1722 मीटर ऊंचा है। इस गुरु शिखर से नीचे एक पठार स्थित है जिसे उड़िया का पठार कहते हैं। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया का पठार। और ये 1360 मीटर ऊंचा है। 1360 मीटर ऊंचा है उड़िया का पठार। गुरु शिखर चोटी की एकदम तलेटी के अंदर जो पठार है वो उड़िया का पठार है। उड़िया के पठार के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पठार, पहला पठार आ गया उड़िया का पठार। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया का पठार, और उसकी है 1360 मीटर उड़िया का पठार। दूसरा राजस्थान का ऊंचा पठार है वो है आबू का पठार। आबू का पठार, और आबू का पठार है वो लगभग 1200 मीटर ऊंचा है, जहां माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू राजस्थान के शहरों में सबसे ऊंचा शहर है, माउंट आबू शहर। माउंट आबू शहर शहरों में, सिटी में राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। हालांकि पहले नंबर का शहर है माउंट आबू, और दूसरा जो ऊंचा शहर है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा बचा शहर है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा बचा शहर प्रतापगढ़ है, और प्रथम ऊंचा बचा शहर है वो माउंट आबू है। माउंट आबू, माउंट आबू आबू पर्वत पर बसा है और आबू पठार पर बसा है। आबू पठार है वो 1200 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार, दूसरे नंबर आबू का पठार, और तीसरा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो हमारा जैसे इस तिलक की भांति यहां स्थित है कुंभलगढ़। राजसमंद, राजसमंद में यहां स्थित है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से लगा करके उदयपुर के उत्तरी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ यहां स्थित है गोगुंदा। गोगुंदा, चावंड, गोगुंदा, कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की ये राजधानी के रूप में रहा है। और जब युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर 18 जून, कहीं कहीं उसका 21 जून भी मिलता है, तो 18 जून 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ।
तो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ गया था, और गोगुंदा आकर के तंग घाटियों के अंदर, गोगुंदा के पास में तंग घाटियों में, खमनोर की घाटियों में, जहां खमनोर के पास में बनास नदी निकलती है और हल्दी जैसी वहां की मिट्टी है, उस तंग रास्ते के अंदर एक एक करके जहां एक ही घोड़ा निकल सकता है, ऐसे विषम परिस्थितियों वाले पहाड़ को उन्होंने युद्ध भूमि के लिए चुना, क्योंकि मुट्ठी भर सेना थी, मुट्ठी भर संसाधन थे महाराणा प्रताप के पास में, जबकि अकबर के पास में लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, कोटि संख्या में उनके पास में हथियार थे, संसाधन से भरपूर था। उनके पास में हिंदुस्तान के पूरे योद्धा और विदेशी सेना नायक भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ये मुट्ठी भर सेना ने जो लोहा लिया वो इन्हीं गोगुंदा और कुंभलगढ़ के पहाड़ियों के बीच में तो पठार स्थित है, भोराट का पठार। ये महाराणा प्रताप की कर्म स्थली रहा है, भोराट का पठार, भोराट का पठार। और भोराट के पठार के पास में हम इधर आते हैं तो फुलवारी नाल अभ्यारण्य है, उनके अंदर भी महाराणा प्रताप ने फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के अंदर, फुलवारी की नाल में महाराणा प्रताप ने जो है अपना कर्मस्थली के रूप में ज्यादातर अपना समय यहां बिताया था। तो भोराट का पठार गोगुंदा से लगा करके कुंभलगढ़ के मध्य भोराट का पठार है, और ये राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है, भोराट का पठार। भोराट का पठार ये राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है, और लगभग 920 मीटर एवरेज इसकी ऊंचाई बताई गई है। पहला हमने राजस्थान के पठारों में पढ़ा, सबसे ऊंचा पठार था वो था उड़िया का पठार। उड़िया का पठार गुरु शिखर की तलेटी में, यानी गुरु शिखर जहां स्थित है उसकी एकदम तलेटी में एक समतल भाग आ जाता है, उसे उड़िया का पठार कहते हैं। और ये एवरेज रूप में 1360 मीटर एवरेज रूप में ऊंचा है। दूसरा पठार पढ़ा हमने, वो पढ़ा था आबू पर्वत का पठार। आबू पठार या आबू पर्वत का पठार ये लगभग 1200 मीटर एवरेज रूप में लिया जाता है, और भोराट का पठार 920 मीटर एवरेज रूप में लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसकी स्थिति एवरेज रूप में इसे 1225 मीटर भी बताया जाता है। तो इस प्रकार सर्वाधिक ऊंचाई में उड़िया का पठार, आबू पर्वत का पठार और भोराट का पठार, ये कर्मश पठार है। देखो, एक भोराट के पठार की ये विशेषता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। समझ में आ रहा होगा आपको, और बिल्कुल एकदम फनी माइंड में, बिना कुछ रटे, बिना कुछ सोचे, और जब भी वीडियो देखो तो मेरा वीडियो जरूरी नहीं है, हमारे चैनल का वीडियो जरूरी नहीं है। कोई भी वीडियो देखे तो पहले डिटरमाइंड करिए खुद को कि हमें आधा घंटा, पौन घंटा, जितना भी वीडियो है, उस वीडियो को यदि आपको ज्यादा बोर हो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे और टाइम है, तो उसे 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में, 1.25 की स्पीड में उसे बढ़ा करके देख सकते हैं। और ऐसा निश्चित करिए कि हमने सारे नित्य कर्म करने के बाद में हम इसे स्पीड में बढ़ा करके, जब तक वीडियो खत्म नहीं होता है, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, लाइब्रेरी के अंदर भी आप एक ऐसा शेड्यूल निश्चित करिए कि एक वीडियो देखने के बाद ही मुझे पानी के लिए या और नित्य कर्म के लिए मुझे यहाँ से खड़ा होना है, या मेरे मित्र से बात करने के लिए यहाँ लाइब्रेरी से बाहर जाकर के आपको चाय पीनी है, तो आप इस वीडियो को खत्म 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में आप उसे खत्म करिए, और बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से और उसे पढ़ने की दृष्टि से देखना है। तो हम पढ़ रहे थे कि अरावली पर्वतमाला भारत की जल विभाजक रेखा के रूप में प्रसिद्ध है। जल विभाजक रेखा के रूप में यूं प्रसिद्ध है कि ये हमारा इंडिया, ये इंडिया में हम जब दिल्ली से बात करते हैं तो पोर्टवार का पठार है, वो इधर पाकिस्तान के पश्चिम पाकिस्तान में जाने वाली नदियां, पोर्टवार के पठार का शिवालिक की पहाड़ियां के बाद में पोर्टवार का पठार, पोर्टवार के बाद में ये रायसीना हिल और फिर अरावली पर्वतमाला आ जाती है। ये जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक यानी वो बेसिन जो नदी प्रवाह को बांटता है, वो जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग, वो पर्वत, वो पठार, वो पहाड़, वो स्थान, वो उच्चावश जो नदियों की धारा को दिशा निर्धारित करता है, नदियों की धारा दिशा निर्धारित करती है। तो ये भारत की महान जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला के सारे उत्तर से लगा के पोर्टवार पठार से लगा के अरावली, फिर भोराट के पठार के बाद में ये उदयपुर की तरफ, यहां महान सीमा भ्रंश आ जाता है उदयपुर के पास में,
महान सीमा भ्रंश, और महान सीमा भ्रंश बेंगू के पास में स्पष्ट दिखता है, बूंदी कोटा के पास में स्पष्ट दिखता है। ये महान सीमा भ्रंश है, और महान सीमा भ्रंश के बाद में ये विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती है। ये विंध्याचल पर्वतमाला भी भारत में जल विभाजक का कार्य करती है। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला के बाद में ये पश्चिमी घाट आ जाता है। ये पश्चिमी घाट, अब ये जल विभाजक है, इनसे निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है। जल विभाजक यानी ये नदियों की दिशा निर्धारित करते हैं। यहां से जो नदियां निकलती है वो सारी की सारी पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में जाके गिरती है। और अरावली के इस भाग से निकलने वाली पूर्व की तरफ नदियां जितने भी जल विभाजक के रूप में, चाहे विंध्याचल है तो विंध्याचल से निकलने वाली नदियां जो चलती है वो भी अपने इस प्रकार, और पश्चिमी घाट से ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर के दड़ंगा लगाती है। इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर के नदियां दड़ंगा लगाती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो ये जो जल का विभाजक का कार्य है, जल की दिशा का विभाजक का कार्य है, विभिन्न प्रकार की नदियों के बहने का जो दिशा है ये निर्धारित करने का कार्य है, हमारे भारत में महत्वपूर्ण रूप से अरावली भी करती है। तो अरावली राजस्थान का जल विभाजक होने के साथ साथ ये भारत की महान जल विभाजक रेखा का भाग है। भारत की महान जल विभाजक रेखा का भाग है, और भोराट का पठार उनमें से एक इंपॉर्टेंट पठार है जो राजस्थान में सर्वाधिक जल विभाजक का कार्य करता है। कैसे कि बोराट के पठार से निकलने वाली नदियां इधर पश्चिम की दिशा में जो नदियां निकलती है वो अरब सागर में गिरती है, और पठार से सर्वाधिक नदियां निकलती है जैसे खारी, कोटारी, बनास, बेड़त, ये सारी नदियां बोराट के पठार के आसपास से निकलती है। इधर मैनाल वगैरह वगैरह निकलती है। इधर लूणी नदी की जितनी सहायक नदी निकलती है वो बोराट पठार के पश्चिम भाग से निकलती है। तो इस प्रकार बोराट का पठार एक मेज की भांति, यानी ये जैसे मैंने हथेली इस प्रकार किया है, एक मेज की भांति उठा हुआ पठार है, और इस प्रकार उठा हुआ पठार है। तो इधर निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी का हिस्सा बनती है, और इधर निकलने वाली नदियां अरब सागर का हिस्सा बनती है। अर्थात पश्चिम में चलने वाली नदियां अरब सागर में जाके गिरती है, और पूर्व में जो नदियां चलती है वो बंगाल की खाड़ी का जाकर के भाग बनती है। और बोराट का पठार राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। ये कुंभलगढ़ से लगा करके गोगुंदा तक फैला हुआ है। बोराट का पठार, राजस्थान में खूब सारे पठार है, जैसे अपने उड़िया का पठार पढ़ा, राजस्थान में हमने उड़िया का पठार पढ़ा। उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर के एकदम नीचे है और 1360 मीटर ऊंचा है। उड़िया के पठार के बाद में हमने आबू का पठार पढ़ा। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, आबू का पठार। तीसरा ऊंचा पठार पढ़ा हमने बोराट का पठार, बोराट का पठार। बोराट का पठार हमने गोगुंदा से कहां तक लिया था, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का लिया था। इसके अलावा हमारे खूब सारे पठार है राजस्थान में जिनको अलग अलग नामों से अलग अलग, जैसे हमने कल पढ़ा अलवर के अंदर 2 पठार थे। हमने एक पढ़ा क्रासका का पठार, क्रासका का पठार, एक पढ़ा हमने कांकड़वाड़ी का पठार। ये कांकड़वाड़ी के पठार पर कांकड़वाड़ी का किला स्थित है, जहां मैंने बताया कि दारा सिखों को कैद करके अंधा करके वहां रखा गया था, और उनका अंतिम समय इसी कांकड़वाड़ी के किले में अलवर में स्थित है, सरिस्का का अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। उसका अंतिम समय यहीं बीता था। और आज भी दारा सिखो है वो पंथ निरपेक्ष व्यक्ति था, वो एक सूफियाना अंदाज में जीने वाला, जियो और जीने दो की भावना रखने वाला सांझा के बड़े पुत्रों में से गिना जाता है, और उसे खूब याद किया जाता है दारा सिखो को। जो उसके गैर धर्मावलंबी है वो उसे उदार दिल के एक शहजादे के रूप में सबसे ज्यादा याद करते हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था जिसने खूब सारी साहित्यों का अरबी भाषा से, उर्दू भाषा से हिंदी में और संस्कृत में अनुवाद किया था, वो व्यक्ति था दारा सिखो। तो उससे कांकड़वाड़ी के किले में रखा गया था। क्रासका का पठार, कांकड़वाड़ी का पठार, ये जो भाग है वो अलवर के भाग है। यहां हम चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ते हैं, तो चित्तौड़गढ़ का किला है वो मेसा के पठार पर स्थित है, मेसा के पठार पर स्थित है। 616 मीटर के लगभग ऊंचा है मेसा का पठार। मेसा के पठार पे ही जो है बेड़च और ओराई नदियां मिलती है, और इस प्रकार ये 2 संगम बनाती है और पठार को दोनों तरफ से घेर करके चलती है मेसा का पठार। मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। ये हमारा इधर उदयपुर स्थित है। उदयपुर से लगा करके यहां हमारा प्रतापगढ़ स्थित है। उदयपुर से प्रतापगढ़ के मध्य ऐसे कटा फटा पठार है,
और उदयपुर के जयसमंद झील, विशेषकर जयसमंद झील से, उदयपुर के जयसमंद झील से, जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक, प्रतापगढ़ जिले तक, प्रतापगढ़ तक कट्टा फटा पठार, कट्टा फटा पठार क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। ये लसाड़िया आंदोलन भी इसी स्थान पर हुआ था, लसाड़िया का पठार। यदि अपन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ते हैं तो लसाड़िया का पठार का जो उल्लेख आता है, लसाड़िया का आंदोलन, वो लसाड़िया का पठार है। ये जयसमंद झील से लगा करके प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है, उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। क्या पढ़ा अब तक हमने ये पढ़ा कि गुरु शिखर से एकदम नीचे 1360 मीटर ऊंचाई पे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, वो है उड़िया का पठार, दूसरा आबू पर्वत पठार, तीसरा भोराट का पठार। इसके बाद में कुछ पठारों के उदाहरण दिए थे मैंने। मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, उदयपुर की जयसमंद झील से लगा के प्रतापगढ़ जिले तक फैला हुआ लसाड़िया का पठार है। एक हम जब विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ते हैं, विजय सिंह पथिक जो राजस्थान में और भारत में प्रथम किसान आंदोलन के प्रेरणाता थे, और विश्व के अंदर यदि कोई किसान आंदोलन सबसे लंबा चला तो वो चला था उस समय विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया का आंदोलन। और बिजोलिया का आंदोलन जो सबसे पहले चला तो वो जिस पठार पे चला वो चला था यहाँ हमारा जो चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ की यहाँ एक तहसील पड़ती है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। इस भैंसरोडगढ़ से लगा के इस प्रकार एक पठार पड़ता है यहाँ, और ये पड़ता है बिजोलिया तक, बिजोलिया तक। बिजोलिया मेवाड़ का एक ए श्रेणी का ठिकाना था, और राणा सांगा के समय इसे विकसित किया गया था। राणा सांगा भरतपुर से सामंतों को लाकर के यहां बसाया था, और वो बिजोलिया का ठिकाना था। तो ऊपरमाल का पठार यहां स्थित है, बिजोलिया से लगा करके ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का जो पठार है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लगा करके बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ जो भाग है वो भैंसरोडगढ़ का पठार कहलाता है, सॉरी ऊपरमाल का पठार कहलाता है। अब देखो मैं आपको एक मैप में बताता हूं कि किस प्रकार राजस्थान के पठार है। इन पठारों को हम मैप में बताएंगे ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे ये हमारा राजस्थान है, आपके पास में यदि मैप है तो इस प्रकार आप मैप लेकर के बैठिए। हमने यहां बताया राजस्थान का एक पठार उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, यह उड़िया का पठार बताया। फिर इससे लगता हुआ हमने बताया आबू पठार, आबू पठार। आबू पठार के बाद में हमने यूं बताया कि मेज की भांति उठा हुआ जो पठार है कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, और इससे हमें बताया कि यह भोराट का पठार है, भोराट का पठार, भोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ का किला जहां स्थित है वो हमने बताया कि वो है मेसा का पठार, वो है मेसा का पठार। ये हमने मेसा का पठार बताया। यहां हमारा भैंसरोडगढ़ तहसील लगा करके बिजोलिया तक जो पठार फैला है उसे हमने बताया कि वो पठार है वो ऊपरमाल का पठार है। कौन सा पठार है? ऊपरमाल का पठार। फिर हमने अलवर के अंदर दो पठार बताए सरिस्का अभ्यारण्य में। एक पठार का हमने नाम लिया, वो हमारा था क्रास्का का पठार, इसे कहते हैं क्रास्का का पठार। दूसरा हमने जो पठार पढ़ा वो था कांकणवाड़ी का पठार, कांकणवाड़ी का पठार, जहां मैंने दारा सिक्कों की कहानी आपको बताई कि कांकणवाड़ी का पठार, क्रास का पठार। एक है मानदेसरा का पठार, ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और जहां स्थित है ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और उस पठार का नाम है मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। उसका नाम है, एक पठार का नाम है, उस पठार को कहते हैं धीराजी का पठार, धीराजी का पठार। ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में, धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ ऊपर कालमाल का पठार है, चित्तौड़गढ़ की भैंसरोडगढ़ तहसील से है, और कहां तक है? बिजोलिया तक है। बिजोलिया पड़ता है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। मानदेसरा का जो पठार है वो
चित्तौड़ में पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है। क्रास का पठार और कांकड़वाड़ी का पठार है वो अलवर जिले में स्थित है, अलवर जिले में स्थित है। और बोराट का जो पठार हमने पढ़ा वो उदयपुर के गोगुंदा से लगा के, यानी उदयपुर से राजसमंद तक स्थित है, उदयपुर से राजसमंद तक स्थित है। उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है, उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। आबू का पठार सिरोही में स्थित है। क्रास का और कांकड़वाड़ी का पठार अलवर में स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़ में स्थित है, मेसा का पठार हमने पढ़ा, ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और जहां चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है और राजस्थान का गौरव कहलाता वो किला। फिर हमने पढ़ा जयसमंद झील से लगा करके प्रतापगढ़ जो फैला हुआ भाग है वो हमने पढ़ा कि उदयपुर और प्रतापगढ़ दोनों में फैला है, वो है लसाड़िया का पठार। ये सर्वाधिक उदयपुर में फैला, इसलिए उसे उदयपुर ही स्थान आता है। लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार, भोराट का पठार। एक पठार आता है बहुत ही दुर्गम है, भोमट का पठार। इधर पड़ता हमारा डूंगरपुर, इधर पड़ता बांसवाड़ा, इधर पड़ता उदयपुर और इधर पड़ता सिरोही। उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर जहां मिलता है इसे भोमट क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ भील जनजाति का निवास है। भील जनजाति का निवास होने के कारण और बहुत ही ज्यादा दुर्गम होने के कारण भीलों का निवास स्थान है, और इस पठार का नाम है भोमट का पठार। क्या नाम है? भोमट का पठार। तो यहां ये भोमट का पठार स्थित है। भोमट का पठार, धीराजी का पठार, मानदेसरा का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार, भोराट का पठार, आबू पठार, उड़िया पठार, क्रास का पठार, कांकड़वाड़ी पठार, धीराजी का पठार आदि पठार स्थित है। इन पठारों के अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य एक क्षेत्र है जिसे मेवल कहते हैं। यह भी एक मेवल पठार की भांति है। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो स्थित है उसे मेवल कहा जाता है। मैं दक्षिणी अरावली के पठारों का वर्णन कर रहा हूं। दक्षिणी अरावली के पठारों के वर्णन के साथ हम यहाँ कुछ खास तरीके की कई ऐसी स्थलाकृतियां पाई जाती है, कई ऐसे टॉपोग्राफी पाई जाती है। हम उस उच्चावच का अध्ययन कर रहे हैं जो दक्षिणी अरावली की एक विशेषता है। तो इस प्रकार हम मेवल के भाग को ले रहे थे। इधर पड़ता है डूंगरपुर और इधर पड़ता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो क्षेत्र है वो मेवल कहलाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सम्मिलित क्षेत्र को वागड़ भी कहते हैं, इसे वारगट भी कहते हैं, इसे वारगट भी कहते हैं, इसे व्याघ्र प्रदेश भी कहा जाता है, इसे व्याघ्र प्रदेश भी कहा जाता है। उदयपुर के, ये हमारा उदयपुर है। कुछ चीजें दोबारा बना देता हूं, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और ये मैं जैसे राजस्थान बना रहा हूं, कुछ स्थलाकृतियों का अपन अलग से वर्णन कर रहे हैं। उन स्थलाकृतियों में जैसे हमारा ये सिरोही है और ये उदयपुर है। सिरोही के पूर्व में यहां पड़ता है और पूर्व के एकदम पश्चिम में, यानी सिरोही जो सिरोही स्थित है, सिरोही के पूर्व के पश्चिम में पहाड़ियां, सिरोही के पश्चिम में पहाड़ियां क्या कहलाती है? भाकर कहलाती है। सिरोही के पूर्व के पश्चिम में, यानी सिरोही की पूर्व की जो कटी फटी पहाड़ियां हैं, सिरोही के पूर्व की जो कटी फटी पहाड़ियां हैं वो भाकर कहलाती है। अब देखिए, ये जो उदयपुर है, जिन पहाड़ियों को सिरोही वाले भाकर कहते हैं और वो उदयपुर और सिरोही की सीमा पर स्थित है, उन्हीं पहाड़ियों को बहुत दूर और दुर्गम क्षेत्र स्थित होने के कारण उदयपुर वाले उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये कहां है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों को उदयपुर वासी लोग मगरा कहते हैं। वैसे बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में जहां बहुत ही ज्यादा दौरे हैं, और दौरे इतने हैं कि खूब सारे दौरे हैं और वहां कोई जा नहीं पाता है और बहुत ही दुर्गम स्थान है और बिना खेती किए हुए, बिना कृषि किए हुए उजाड़ पड़ा है, उस भूमि वाला बंजर वाला क्षेत्र है,
जहां जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र का जो पाकिस्तान से लगता क्षेत्र है, इसलिए बीकानेर वाले और जैसलमेर वाले, विशेषकर बीकानेर वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों को मगरा कहते हैं। यदि आपका ऑप्शन मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों के अलावा यदि कहीं उदयपुर ऑप्शन नहीं है और मगरा आया और उसमें यदि बीकानेर है, तो राजस्थान की भाषा में उजाड़, उसर और बंजर, जहां कुछ भी नहीं उगता है, जहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं, उस क्षेत्र को मगरा भी कहते हैं। और उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही का जो क्षेत्र जहां कोई नहीं रहता है और बड़ी भील जनजाति एक ही रहती थी, ऐसे क्षेत्र को, भीलों के निवास स्थान को भोमड़ क्षेत्र कहा जाता था। और वो भोमड़ क्षेत्र इस मगरा से लगा हुआ ही भाग था। तो इस प्रकार ये जो भाग है, इसी सिरोही की पहाड़ियों को, यानी इसी सिरोही की पहाड़ियों को ये लोग उदयपुर के उत्तर पश्चिम वाले इसे मगरा कहते हैं। और ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है और सिरोही के पूर्व भाग में स्थित है, इसलिए उन कट्टी पट्टी पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। भाकर और मगरा। और डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जहां मिलते हैं और जहां कुछ भी जनजाति के अलावा कोई निवास नहीं करता है और बड़ा ही दुर्गम है, वो क्षेत्र भोमट कहलाते हैं। भोमट में ज्यादातर भील जनजाति रहती है। भील जनजाति रहती है। भील जनजाति अपनी एकता, स्वाभिमान, भक्ति, स्वाभिमान आदि के लिए जानी जाती है। भील जनजाति, उनका स्वाभिमान बहुत ही उच्च कोटि का होता है। उनका स्वामी भक्ति, आज भी भील जिनके प्रति अपनी स्वामी भक्ति दर्शाते हैं, वो अपना सब कुछ न्यौसर करने के लिए तैयार रहते हैं, वो है क्षेत्र भोमट। भोमट आंदोलन भी चला था। लसाड़िया का जो पठार अपन पढ़ते हैं, लसाड़िया का आंदोलन भी चला था। ऊपर माल की पंच बोर्ड स्थापित की थी विजय सिंह पथिक ने। उसके बाद में बिजोलिया का आंदोलन भी चला था। तो ये इस क्षेत्रों से संबंधित कुछ क्षेत्र हैं। अब देखो, उदयपुर के लोग, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नहीं लिया है तो आप रोक करके, वीडियो को रोक करके भी ले सकते हो। तो इस प्रकार हम अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन में हम इस्लाकृतियों का वर्णन कर रहे थे। देखो, इस्लाकृतियों में जो इस्लाकृति का हम वर्णन कर रहे थे, यहां हमारा सिरोही, यहां हमारा उदयपुर। उदयपुर यहां शहर बसा है। ये उदयपुर में ऐसे तस्तरी नुमा उदयपुर के उत्तर में पहाड़ियां हैं और उदयपुर उनसे घिरा हुआ है, इसलिए इन पहाड़ियों को गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। इन पहाड़ियों को गिरवा की पहाड़ियां कहा जाता है। गिरवा की पहाड़ियां कहा जाता है। लसाड़िया का पठार यहां आ गया, लसाड़िया का पठार। भोमट हमने यहां पढ़ाई था, भोमट पढ़ाई था। यहां हमने मगरा पढ़ाई था कि मगरा आता है। यहां हमने भाकर पढ़ाई था कि भाकर आता है। अब देखो, यहां ऐसे राजसमंद है। राजसमंद की एक तहसील पड़ती है देवगढ़। देवगढ़ अपन जब पढ़ते हैं खारी, कोठारी, बनास, बेड़स, और देवगढ़ से इस बनास बेसिन में, देवगढ़ से बनास बेसिन में कट्टी फट्टी, एकाकी, निर्जन पहाड़ियों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वाला क्षेत्र पीडमोंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पीडमोंट। ये आया हुआ क्वेश्चन है, खूब सारे आए हुए क्वेश्चन है, उनमें से पीडमोंट का भी, यानी देवगढ़ से पश्चिमी बनास, देवगढ़ से बनास बेसिन, पश्चिमी बनास तो इधर रह जाती है, देवगढ़ से बनास बेसिन के अंदर जो कट्टी फटी और निर्जन पहाड़ियां पाई जाती है, वो पीडमोंट कहलाती है। ये जितनी भी बनास नदी चलती है, बनास नदी क्षेत्र में एकाकी पहाड़ियां स्थित है, यानी बीच बीच में गोलाकार पहाड़ियों के लिए। वैसे अरावली की पहाड़ियां कैसी पहाड़ियां हैं? अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। ये अवशिष्ट के रूप में रह गई है, अवशिष्ट के रूप में रह गई है। और कैसी है? कट्टी फट्टी पहाड़ियां हैं। और किन के कारण कट्टी फटी है? कि ये अपक्षय के कारण, अपरदन के कारण, अरावली विश्व की घिच घिचा करके अनाच्छादन के कारण, अपरदन और अपक्षय दोनों मिलाकर के अनाच्छादन के कारण अरावली एक अवशिष्ट और अपशिष्ट के रूप में रह गई है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर मानी गई है। औसत ऊंचाई 930 मीटर मानी गई है। लेकिन अरावली जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें अरावली की ऊंचाई एवरेज रूप में 1000 मीटर दे रखी है। तो जब इसे औसत रूप में पढ़ें तो इसे 1000 मीटर के रूप में इसे माना गया है। और वैसे अरावली की ऊंचाई
930 मीटर मानी गई है। तो एवरेज रूप में ये 930 मीटर है। और यदि एनसीईआरटी का कोई हवाला देकर के पूछे 930 ऑप्शन नहीं है तो हमें इसे 1000 मीटर एवरेज रूप में ऊंची माननी है। तो इस प्रकार भाकर, गिरवा, मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार, भोमट का पठार, क्रास्का का पठार, काकणवाड़ी का पठार, उड़िया का पठार, माउंट आबू का पठार, इन पठारों को और अरावली की खूब सारी जो स्थलाकृतियों को पढ़ने के बाद हम जिस ओर आगे बढ़ रहे हैं उनमें खूब सारी पहाड़ियां भी है जिन पे किले स्थित है और खूब सारे ऐसे क्षेत्र स्थित है जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जाना जाता है। जैसे अपना ये राजस्थान है, ये राजस्थान देखो, यहां जो अजमेर के दक्षिण में इधर पड़ता मारवाड़ और इधर पड़ता मेवाड़, इन मारवाड़ और मेवाड़ को मिलाने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। इन्हें मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। तो मारवाड़ और मेवाड़ की पहाड़ियों को यानी अजमेर के दक्षिण में मारवाड़ और मेवाड़ को मिलाने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां ये अजमेर के दक्षिण में स्थित है। अजमेर के अंदर खूब सारी घाटी स्थित है, जैसे नौसर घाटी। अजमेर में नौसर घाटी प्रसिद्ध है। हमारी जहां आरपीएससी स्थित है वो भी एक घाटी में स्थित है और उस घाटी को कहते हैं घुघरा की घाटी। ये बड़ी प्रसिद्ध घाटी है। जब अपन आरपीएससी का एड्रेस पढ़ते हैं, आरपीएससी का पता पढ़ते हैं तो नौसर घाटी, घुघरा की घाटी का उदाहरण हमने को पढ़ने को मिलता है। इस उदयपुर के अंदर एक ऐसी फेमस घाटी है जहां चीरवा की घाटी है। उदयपुर में स्थित है चीरवा की घाटी उदयपुर में, नौसर की घाटी और घुघरा की घाटी अजमेर में स्थित है। अजमेर में नौसर घाटी, घुघरा की घाटी अजमेर में स्थित है। चीरवा की घाटी है वो चीरवा की घाटी उदयपुर में स्थित है। एक सरिस्का अभ्यारण्य में हमने घाटी और पढ़ी थी। सरिस्का अभ्यारण्य में क्रास्का के पठार और कांकनवाड़ी के पठार में जब हम रणथंभौर की तरफ जाते हैं तब एक घाटी आती है और उस घाटी को कुकर घाटी के रूप में, काली घाटी के रूप में पढ़ते हैं। कौन सी घाटी? काली घाटी। और यह मोरों के लिए प्रसिद्ध है। काली घाटी सरिस्का अभ्यारण्य में और हमारा जो रणथंभौर पड़ता है उस काली घाटी तो है सरिस्का अभ्यारण्य में, और सरिस्का अभ्यारण्य में जो काली घाटी है वो मोरों के लिए प्रसिद्ध है और कुकर घाटी है वो रणथंभौर में स्थित है। कुकर घाटी रणथंभौर में स्थित है और ये यदाकदा बाघों के शिकार के लिए जानी जाती है। काली घाटी सरिस्का अभ्यारण्य में और मोरों के लिए प्रसिद्ध है और सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभ्यारण्य में जो स्थित है वो है कुकर घाटी। कुकर घाटी के अंदर शिकार, जब वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित होते हैं तो उनके अंदर वन्य जीव स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से अपना शिकार करते हैं। कई बार कोई बाघिन या बाघ किसी पशु का शिकार करते हैं और वो यदि जहां वो वन्य कर्मी होते हैं उनके कैमरों में ट्रैक हो जाते हैं तो वो उसे जारी करते हैं और सबसे ज्यादा शिकार करते हैं वो कुकर घाटी में। ऐसा आता भी है कि कुकर घाटी में इस प्रकार उसके पद चिन्ह देखे गए। तो चीरवा की घाटी उदयपुर हो गई, कुकर घाटी रणथंभौर हो गई, काली घाटी सरिस्का में हो गई। एक अलवर की और प्रसिद्ध घाटी है जिसे जिंदोली की घाटी कहते हैं। ये युद्ध के लिए जानी जाती है। कभी कालांतर में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। जिंदोली की घाटी ये युद्ध भूमि के लिए रूप में जानी जाती है, जिंदोली की घाटी। और घुघरा घाटी हमने पढ़ ली। ऐसे खूब सारी घाटियां हैं। अब देखो इन घाटियों के अलावा अरावली के जो चोटियां हैं हम उनका वर्णन करते हैं कि अरावली की कौन कौन सी प्रमुख चोटियां। कई पहाड़ियां भी ऐसी है जो एकांतर की पहाड़ियां हैं और अरावली के कारण वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना एक अलग अस्तित्व रखती है।
हमने जो ये दक्षिणी अरावली पढ़ा, देखो ये हम अरावली पढ़ रहे थे, इस दक्षिणी अरावली की एक पश्चिम की तरफ ऐसे एक शाखा जाती है। ये जो बोराट का पठार है, इस बोराट के पठार से एक पंजे की भांति खूब सारे ऐसे पर्वत स्कंद निकलते हैं, ऐसे पंजे की भांति खूब सारे पर्वत स्कंद निकलते हैं। और ये एक पर्वत स्कंद है, ये एक पर्वत स्कंद है। स्कंद यानी ये एक गांठ के रूप में, एक गांठ के रूप में, एक गांठ के रूप में। और यहां अरावली एकदम सघन है, अरावली एकदम सघन है, और अरावली एकदम चौड़ी भी है, और अरावली ऊंची भी है। दक्षिणी अरावली ऊंची भी है, चौड़ी भी है, सघन भी है, और सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। पठारों की पाई जाती है, बेसिनों की पाई जाती है, पहाड़ियों की पाई जाती है, पर्वतों की पाई जाती है, और नाल घाट और दरे की पाई जाती है। वो सर्वाधिक, और जैव विविधता, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीवों की विविधता, संसाधनों की विभिन्नता, और सर्वाधिक जनजाति यदि कहीं पाई जाती है तो वो सर्वाधिक जनजाति दक्षिणी अरावली में पाई जाती है। इसलिए दक्षिणी अरावली एक बोराट के पठार कई स्कंदों के रूप में, एक गांठ के रूप में, यहाँ खूब सारी पहाड़ियां आकर के मिलती है। ऐसे ही जैसे हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी हमने जब पढ़ा गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर को हमने ये पढ़ा कि ये गुरु माथा के रूप में भी प्रसिद्ध है, गुरु माथा के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये गुरु दत्तात्रेय की स्थली के रूप में जाना जाता है। गुरु दत्तात्रेय के नाम पे इसका गुरु शिखर पड़ा। हमारे एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखने वाले कर्नल जेम्स टोड, जो इतिहास के पितामह कहलाते हैं, राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं, राजस्थान के इतिहास के पितामह ने इसी गुरु शिखर को जो नाम दिया, क्योंकि यहां संतों का सर्वाधिक जमावड़ा था, इसलिए उसने इसे संतों का शिखर कहा, संतों का शिखर कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा कि यहाँ हिंदू साधु संत ज्यादा आते हैं, जैसे यूनान के अंदर ओलंपिया पर्वत है, ओलंपस पर्वत है, और वहां सर्वाधिक ओलंपस पर्वत पे ईसाई पादरियों की कब्रें स्थित है और ईसाई संतों की कब्रें स्थित है। इसी प्रकार यहाँ खूब सारे साधु और संत भ्रमण करते हैं, हिंदू के साथ में जैन भी, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और एकमात्र पर्यटक स्थल है। एकमात्र पर्यटक स्थल होने के कारण माउंट आबू पे खूब सारे सैलानी आते हैं, खूब सारे पर्यटक आते हैं, इसलिए यहाँ सर्वाधिक संत आते हैं, सर्वाधिक गुरु आते हैं, सर्वाधिक साधु आते हैं। इन्हीं कर्नल जेम्स टोड यहाँ खूब दिनों तक रहा, क्योंकि राजस्थान का राजपूताना का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कार्यालय था अजमेर, लेकिन अजमेर है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता था और गर्म रहता था, इसलिए आप माउंट आबू उन गोरों का, उन अंग्रेजों का सर्वाधिक पसंदीदा स्थान रहा, वो माउंट आबू रहा। तो माउंट आबू कर्नल जेम्स टोड आए तो उन्होंने इसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी कि ये हिंदू ओलंपस है, ये संतों का शिखर है, ये गुरु शिखर, इसे गुरु माथा कहते हैं। गुरु माथा तो दत्तात्रेय के कहने, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने उसे संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस के रूप में माउंट आबू को लिया। तो हमने पढ़ा कि गुरु शिखर है वो 1722 मीटर ऊंची है। तीसरा हमने दूसरी गुरु शिखर के बाद में राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी है वो है शेर, और शेर कहां पड़ती है? सिरोही में। सिरोही का अर्थ होता है तलवार। शेर पड़ती है सिरोही में और 1597 मीटर ऊंची है, दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर की। फिर चोटी आती है जरगा, जरगा, जरगा। देखो मैं आपको लिख करके बता देता हूं कि यह राजस्थान की सर्वाधिक का अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपने को कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अपने को 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही और अवरोही क्रम में घटते हुए पहाड़ियों का क्रम दे दिया जाता है, और निम्न में से कोई 4 पहाड़ी में से एक पहाड़ी अपने को सबसे नीची है वो बतानी होती है, यहाँ कोई ऊंची होती है वो बतानी होती है। यहाँ अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में हम उच्च पहाड़ी से निम्न पहाड़ी की ओर चारों पहाड़ियों को व्यवस्थित करना होता है। एग्जाम के अंदर ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। और आजकल भौतिक प्रदेश है, क्योंकि ये सेना से, ये भू राजनीतिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पहाड़ी कभी भी लोकेशन चेंज नहीं करती है, पर्वत कभी भी लोकेशन चेंज नहीं करते हैं। तो मैप के अंदर, गूगल के अंदर अपन देखेंगे, जैसे अपन एनसीसी होती है या सेना होती है,
तो वो लोकेशन लेती है तो पहाड़ी से लोकेशन लेती है। तो इस प्रकार पहाड़ियों का क्वेश्चन है वो भू राजनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है, नदियां वहां से निकलती है, खनिज संसाधनों के रूप में आजकल एक दो एग्जाम को छोड़ करके हर एग्जाम के अंदर इन पहाड़ियों की लोकेशन पूछी जाती है और इनकी ऊंचाई पूछी जाती है। और वैसे वर्तमान में पर्वतों का, पहाड़ियों का, भागरों का जो मैटर है वो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में 128 ऊंचे पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती है। 128 में से खूब सारी पहाड़ियां, 30 से 35 पहाड़ियां गायब हो गई, जो अवैध खनन के कारण गायब हुई है। और राजस्थान हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को भी फटकार लगाई है कि पहाड़ियां की पहाड़ियां गायब हो गए, पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, और सरकार के आंखों के नीचे, यानी ये दिया तले अंधेरा कैसे रहता है, इस प्रकार फटकार लगाई है कि अवैध खनन के कारण पहाड़ियां की पहाड़ियां गायब हो गई। तो अरावली पर्वतमाला में खूब सारे ऊंचे उच्च शिखर है। तो अपन कुछ पर्वतों के यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत है 1 नंबर पे गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई हमने बताई 1722 मीटर। और कहाँ स्थित है? सिरोही में। गुरु माता कहते हैं, संतों का शिखर कहते हैं, और इसे हिंदू ओलंपस कहा जाता है। और ये राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल है, एकमात्र पर्यटक हिल स्टेशन है। हमारे भारत की रियासतों का एकीकरण, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हमारी भारत की स्थिति बड़ी विकट थी और भारत में 565 रियासतें थी। 565 रियासतों के अंदर 19 रियासतें केवल राजस्थान में थी, 3 ठिकाने थे और एक लावा चीफशिप था। यानी यदि सारे राजस्थान की रियासतें ठिकाने अलग होते तो राजस्थान के लगभग 22 टुकड़े होते। उस समय राजस्थान की रियासतों का और हिंदुस्तान की रियासतों का जो देसी राजाओं के अधीन थी, जो अंग्रेजों के अधीन थी, और कुछ ठिकाने एकदम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित हो रुके थे। उनके 565 रियासतों का एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एक विषम परिस्थितियों के अंदर विषम काम किया और असंभव को संभव कर बताया, इसलिए उसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, उसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस माउंट आबू को, आबू पर्वत को अपने जन्म स्थान गुजरात राज्य में मिलाना चाहते थे। उस समय महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, और फिर भाषा के आधार पर गुजराती और मराठी के आधार पर 1960 में, मई महीने में 1960 में दोनों को अलग अलग राज्य घोषित किए गए थे। उस समय ये बंबई प्रांत के हिस्से थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे बंबई प्रांत का हिस्सा बनाना चाहते थे, क्योंकि ये इनकम की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत ही उच्च क्वालिटी वाला स्थान था माउंट आबू, और अंग्रेजों का पसंदीदा स्थान था, और अंग्रेज सर्वाधिक इसी माउंट आबू पे रहते थे। तो इस प्रकार ये ऊंचाई की दृष्टि से सबसे उच्च था। और आज भी पर्यटक की दृष्टि से जब हम पढ़ेंगे तब गुरु शिखर को, जो माउंट आबू है, माउंट आबू एक गोल आकृति में फैल गया है, और पृथ्वी के जो चट्टानें होती है, लिपोलिथ, लेकोलिथ, ये बैथोलिथ का हिस्सा है। इस बैथोलिथ को इसे बनावट की दृष्टि में इंसेलबर्ग भी कहते हैं। यदि आ जाए कि माउंट आबू क्या है, तो माउंट आबू चट्टान की दृष्टि से एक बैथोलिथ का उदाहरण है, या ये एक इंसेलबर्ग का उदाहरण है, या तो ये बैथोलिथ का उदाहरण है या इंसेलबर्ग का उदाहरण है। तो इस प्रकार बैथोलिथ था, और इसे यहां तो कह दो बैथोलिथ और यहां इसे कह दो इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग का उदाहरण है ये। तो गुरु शिखर है वो 1722 मीटर है, और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। देखो ये सिरोही में स्थित है, 3 लगातार चोटियां सिरोही में स्थित है। शेर 1597 मीटर है और 1597 मीटर है और सिरोही में स्थित है। तीसरी दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जहां माउंट आबू, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है, आदिनाथ के मंदिर बने हुए हैं, और जैनों के तीर्थ स्थल के रूप में आबू पर्वत वो प्रसिद्ध है। जैनों के और जैनों के साथ में जो वर्तमान में हिंदुओं के तीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, अपनी वास्तुकला के लिए आज भी माने जाते हैं। आदिशाही विमल शाही जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, और ये विश्व के पृथ्वी के 8वें आश्चर्य से कम नहीं है। एक ही पत्थर पे तराश करके इनके बनाए गए हैं, और ये 1442 है दिलवाड़ा की चोटी और सिरोही में। इस प्रकार गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा लगातार 3 चोटियां, यानी गुरु शिखर 1722, शेर 1597 और दिलवाड़ा 1442, ये तीनों चोटियां सिरोही में स्थित है। चौथी चोटी है जरगा चोटी। जरगा चोटी है वो 1431 मीटर है, और उदयपुर, ये उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। यदि ऐसा पूछ लिया जाए जरगा
जरगा पर्वत पर ही कुंभलगढ़ का किला बना हुआ है। जरगा जो पठार है, जरगा जो पर्वत श्रेणी है, उसी पे कुंभलगढ़ का किला है। और ये जो भाग है, ये जरगा चोटी सबसे चोटी पड़ती है, वो उदयपुर में पड़ती है। और जरगा चोटी उदयपुर में पड़ती है, और उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है वो है जरगा चोटी। आगे पढ़ेंगे कि जरगा चोटी के पास में किस प्रकार हाथीगुड़ा की नाल है, किस प्रकार देशसूरी की नाल है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखो, पांचवा है अचलगढ़, ये भी सिरोही में स्थित है और ये लगभग 1380 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ पांचवी। छठी आबू पर्वत 1295 मीटर, सिरोही। सातवां कुंभलगढ़ 1224 मीटर, राजसमंद। आठवां धोनिया, दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं, धोनिया 1183 मीटर, उदयपुर। धोनिया के बाद में जयराम सिरोही 1090 मीटर, ऋषिकेश 1017 मीटर, सिरोही ऋषिकेश। ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। कमलनाथ 1001 मीटर, उदयपुर, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद में सुंदा पर्वत, ये जालोर जिले का सबसे ऊंचा पर्वत है, जालोर जिले का सबसे ऊंचा पर्वत है सुंदा पर्वत, और 991 मीटर है जालोर जिले का सुंदा पर्वत। शिवजी जब तांडव नृत्य कर रहे थे तो मां सती का एक भाग जो गिरा, वो कहते हैं कि सुंडा पर्वत पर गिरा था, उसका सूंड है वो इस पर्वत पर गिरा था। और ये जब हम अरावली पर्वतमाला पढ़ते हैं तो अरावली पर्वतमाला की एक शाखा पश्चिम की तरफ जालोर होते हुए बाड़मेर तक फैली है, और जसवंतपुरा की पहाड़ियों के मध्य और जसवंतपुरा की इस सुंदा पर्वत को भालुओं का अभ्यारण्य 20 जुलाई 2010 को भालू अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य सुंदा पर्वत को घोषित किया था। वो इसी सुंदा पर्वत जालोर में भीनमाल में स्थित है। ये 991 मीटर है सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत की एक विशेषता और है कि सुंदा पर्वत पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थित है। राजस्थान में 4 से 5 जो रोपवे हैं, पहला रोपवे सुंदा पर्वत पर स्थित है। और सुंदा माता के लिए जो स्थान जाता है तलहटी से, वहां सुंदे रोपवे है। तो सुंदा रोपवे के बाद में करनी रोपवे उदयपुर में भी स्थित है, पुष्कर रोपवे अजमेर में भी स्थित है, और हमारे जयपुर में भी रोपवे स्थित है। रोपवे के बारे में जब हम पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे तो अन्य रोपवे के बारे में उदाहरण देंगे। तो सुंदा पर्वत 991 मीटर, ये जालोर जिले का सबसे ऊंचा पहाड़ है। फिर माकड़ मगरा, ये उदयपुर में 909 मीटर, 989 माकड़ मगरा 989 मीटर। फिर सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य के चारों ओर है और सज्जनगढ़ किले के चारों ओर है। उदयपुर के अंदर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जिस पहाड़ी के चारों ओर फैला हुआ है वो है सज्जनगढ़ पर्वत, और सज्जनगढ़ पर्वत उदयपुर में है और 938 मीटर है। फिर सायरा आता है और सायरा उदयपुर में 900 मीटर है। सायरा और मायरा की गुफा को राजस्थान सरकार वर्तमान में पर्यटन स्थल के रूप में, पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रही है। और मायरा की गुफा वो ही महाराणा प्रताप की हथियार रखने का, शस्त्रागार रखने का लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुफा है, जहां महाराणा प्रताप अपने शस्त्रागार सिपाया करते थे, अपने शस्त्रों को सिपा करके रखते थे। उस शस्त्रों को सिपाने की स्थली के रूप में और महाराणा प्रताप की कर्म स्थली के रूप में सायरा और मायरा की जो गुफा है उसे राजस्थान सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, वो सायरा और मायरा। फिर लीलागढ़ 874 मीटर, लीलागढ़ भी उदयपुर में पड़ता है। लीलागढ़ 874 मीटर उदयपुर। डोरा पर्वत ये हमारे जालोर जिले का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, 869 मीटर। डोरा पर्वत ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जालोर जिले में 869 मीटर ऊंचा है। फिर नागपानी ये उदयपुर में 867 मीटर है। गोगुंदा 840 मीटर है, उदयपुर में। गोगुंदा से हमने अभी पढ़ा कुंभलगढ़ के मध्य के पठार को भोराट का पठार कहता है, और भोराट का पठार राजस्थान के पठारों में सर्वाधिक जल विभाजक का कार्य करता है। उससे निकलने वाली पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती है। भोराट के पठार से निकलने वाली पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके दड़ंगा लगाती है। खारी, कोटारी, बनास, बेड़स ये सारी की सारी पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पश्चिम से जितनी भी नदियां निकलती है भोराट के पठार से और कोटड़ा तहसील से जितनी अपनी पड़ती है, माजम, मेसवा, हतमती, वाकल, सई, ये सारी की सारी नदियां हैं वो अरब सागर में दड़ंगा लगाती है। इसके बाद में गोगुंदा के बाद में इसराना बाकर, ये जालोर जिले का तीसरा ऊंचा पर्वत है, 839 मीटर। इसराना पर्वत 839 मीटर। रोजा बाकर 730 मीटर। रोजा बाकर ये भी जालोर जिले का। झारोला ये भी जालोर जिले का है,
588 मीटर। कोटड़ा, ये कोटड़ा तहसील उदयपुर में स्थित है, जहां फुलवारी की नाल अभ्यारण्य स्थित है कोटड़ा, और कोटड़ा से ही साबरमती नदियों की सहायक नदी निकलती है। इसके बाद में ऋषभदेव के जो बाबलवाड़ा के जंगल है, वहां से जो नदियां निकलती है वो नदी माई की सहायक बनती है, हम जिसे सोम नदी कहते हैं। सोम नदी इसी ऋषभदेव के पार से निकलती है, 400 मीटर, ये भी उदयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार ये राजस्थान की हमने जितने पर्वत और पठार पढ़े, इनके अलावा भी हम जब पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो खूब सारे पर्वत है। जैसे हमारे जालोर जिला का किला, जिसे हम कहते हैं सवरणगिरी स्थित है। सवरणगिरी, इस सवरणगिरी को कनकाचल कहते हैं। कनकाचल, ये सवरणगिरी कनकाचल है, जहां जालोर का किला स्थित है। जालोर का किला स्थित है, ये भी जालोर जिले में स्थित है, कनकाचल सवरणगिरी। और एकदम खड़ा भाग है जहां कानड़ देव की भूमि कहलाती है, सोनगरा चौहान। और सोनगरा, इस सवरणगिरी के कारण चौहानों का शासन था जालोर किले पे, तो उन्हें सोनगरा चौहान कहा गया। और जिन्हें हमें कानड़ देव की भूमि के रूप में याद करते हैं, कानड़ देव का बेटा था वीरम देव, और उनकी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा की कहानी जग प्रसिद्ध है। वो कहानी वाला स्थान सवरणगिरी, सोनगरा चौहानों का स्थान, जालोर का किला, वो कनकाचल पहाड़ी पर है, सवरणगिरी पर है। और मध्यकाल में इस पर्वत को कोई, इस सवरणगिरी को कोई जीत नहीं पाया था, इतना ही खड़ा भाग है। इस सवरणगिरी के अलावा जब हम पाली की तरफ बढ़ते हैं तो पाली का एक प्रसिद्ध किला है सोजत का किला। सोजत का किला और सोसल का किला वैसे तो खूब इतिहास में दृष्टि आते हैं, लेकिन दुर्सा आडा को जिसने बसाया, दुर्सा आडा एक कच्ची भूमि के अंदर है। एक किसान के यहाँ काम करते थे, उनके पिता का जो है वो वैराग उठ गया और वो हिंगलाज माता के दर्शन करने के गए, वापस आए नहीं, तो पूरे परिवार का भार दुर्सा आडा पे आ गया। दुर्सा आडा एक किसान के यहाँ काम करते थे, जब उनसे पानी नहीं संभला तो किसान ने क्या किया कि नीचे डाल करके, ऊपर मिट्टी डाल करके क्यारी के अंदर पानी किया। प्रताप सिंह जी आए घोड़ों को पानी पिलाने, उन्होंने देखा कि एक बालक है वो दबा हुआ है। उन प्रताप सिंह की जो कर्म भूमि के रूप में सोजत का किला जाना जाता है, और जो सोजत का किला जिस पर स्थित है वो एक प्रसिद्ध पहाड़ी पर स्थित है, जिसे नानी शिरडी पहाड़ी कहते हैं। ये जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे नानी शिरडी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि नानी शिरडी किले पर सोजत का किला स्थित है, नानी शिरडी पर्वत पर, नानी शिरडी भाकर पर, क्योंकि जालोर, सिरोही और पाली, इन तीनों में, जालोर और सिरोही में तो पक्का किसी पर्वत को पर्वत नहीं कहते हैं, पहाड़ नहीं कहते हैं, उसको भाकर कहते हैं। लेकिन सिरोही के अंदर भी, पाली के अंदर भी जैसे सोजत का किला है, नानी शिरडी पहाड़ी पर, नानी शिरडी भाकर पर कौन सा किला है? सोजत का किला, जिसको मैंने आपको एक ऐतिहासिक दृष्टांत बता करके बताया कि नानी शिरडी, आप याद रखो कि दुर्सा आडा की नानी जो पालने वाली थी वो नानी शिरडी सोजत के किले की जो पहाड़ी है उसको कहते हैं। तो वो नानी, क्योंकि दुर्सा आडा एक नाबालक था, ना चीज था, ना चीज नानी शिरडी सोजत की पहाड़ी, ऐसे याद रखोगे। जैसे अपन खूब सारी पहाड़ियां, अपन जब विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ेंगे या अपन दक्षिण पूर्व का पठार के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी एक पहाड़ी है, जैसे भामटी पहाड़ी शाहबाद की पहाड़ी है, लेकिन अपन उन चीज को नहीं पढ़ेंगे। जैसे नानी शिरडी पहाड़ी तो है ना, वो है सोजत में, लेकिन एक पहाड़ी है मानी पहाड़ी या नैनी पहाड़ी, जिस पर बयाना का किला स्थित है। ये हमारा अलवर या भरतपुर का मानी या नैनी, ये नानी नहीं है, ये मानी या नैनी है। नैनी पहाड़ी पर जो किला है वो है बयाना का किला, बयाना भरतपुर का किला। यानी कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने बता दिया कि नानी शिरडी पर्वत भाकर पर स्थित है, वो सोजत का किला है, और नैनी पहाड़ी या मानी पहाड़ी पर स्थित है वो बयाना भरतपुर का किला है। जैसे एक अपना जैसलमेर आता है, जैसलमेर ऐसे त्रिकुट पहाड़ी पर है, जैसलमेर का किला है वो एक त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, तो वो भी एक अपने त्रिकुट पहाड़ी पर जाना जाता है, और वो है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला जिसे अपन क्या कहते हैं? सोनारगढ़ कहते हैं। यह सोनारगढ़ किस पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर, त्रिकुट
देखो एक तो होता है त्रिकुट पहाड़ी और एक होता है त्रिकुट पर्वत। तो त्रिकुट पहाड़ी पर, यानी ये थोड़ा छोटा है, तो त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला है। और जब त्रिकुट पर्वत पे बात आ जाए तो कैला देवी का मंदिर है त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी का मंदिर है। कैला देवी के मंदिर में गुटमन खेले रे लंगूरिया, वो लंगूरिया वाला, वो लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, वो कैला देवी के मंदिर में गाए जाती हैं। कालीसील नदी के किनारे वो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है कैला देवी का मंदिर। भगवान हनुमान जी की कथा जहां जुड़ी जाती है वो कैला देवी का मंदिर वो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। और त्रिकुट पहाड़ी पर आ जाए तो वो है हमारा सोनारगढ़ किला, जैसलमेर का किला। इसके अलावा गढ़बीटली पड़ा हमने अजमेर की, गढ़बीटली पर जो किला स्थित है वो अजमेर का किला है। बता दूं कौन सा किला है? गढ़बीटली पर, गढ़बीटली पर तारागढ़ का किला, तारागढ़ का किला। ये किलाओं की पहाड़ियां हैं। तारागढ़ का किला गढ़बीटली पर, और मैंने बताया कि पृथ्वीराज सिसोदिया की प्रसिद्ध रानी तारा के नाम पे ही ये तारागढ़ का किला बना। एक ये हमारा जो 12 है, 12 पे शाहबाद पे कोसवर्धन स्थित है, कोसवर्धन किला, कोसवर्धन किला। कोसवर्धन जो किला है वो कोसवर्धन पहाड़ी पर है। कोसवर्धन कहते हैं इसे, कोसवर्धन पहाड़ी के कारण कोसवर्धन कहते हैं। कोसवर्धन पहाड़ी के कारण कहते हैं। लेकिन ये किला 12 वाला किला कहलाता है शेरगढ़ किला, शेरगढ़ किला, जहां शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी जहां से निकलती है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य किनके लिए जाना जाता है? जहरीले सांपों के लिए जाता है। सांपों की शरण स्थली के रूप में शेरगढ़ अभ्यारण्य जाना जाता है। एक हम जब आमेर पढ़े थे, आमेर की एक घाटी है कालीखो घाटी, और कालीखो पर्वतमाला भी है। तो कालीखो पहाड़ी पर आमेर का किला बसा है। आमेर का किला कालीखो पहाड़ी पर बसा है। ये पहले मीणाओं का स्थान था, मीणाओं का स्थान था कालीखो। आमेर का किला कालीखो पहाड़ी पर बसता है। एक प्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला जो अपने जोधपुर का किला कहलाता है, वो भी एक पहाड़ी पर स्थित है जिसे चिड़ियाटूक पहाड़ी कहते हैं। जोधपुर का किला चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, वो है जोधपुर का किला। और कालीखो पे आमेर है। ईगल पहाड़ी पर जयगढ़ है, जयपुर का ईगल पहाड़ी पर, ईगल पहाड़ी, जिस पहाड़ी का नाम ईगल है वो जयगढ़ किला, जयगढ़ जयपुर का, जयगढ़ जयपुर का ईगल पहाड़ी पर, ईगल की भांति है इसलिए उसे ईगल पहाड़ी कहते हैं। देवगिरी की पहाड़ी पर दौसा का किला है। यहां जो हम दौसा पढ़ते हैं वो है देवगिरी की पहाड़ी पर, दौसा का किला देवगिरी की पहाड़ी पर। तो ऐसे खूब सारे किले हैं। देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है वो दौसा का किला है। कनकाचल सवरणगिरी आ गया, हेमकुट गंधमार्दन कुंभलगढ़ का किला। अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊंचे देखने पर पगड़ी सिर की गिर जाती है, इतना ऊंचा बसा है कुंभलगढ़, यानी आकाश तक पहुंचा है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था कि ऊपर से नीचे देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर क्या कहा कि सिर की पगड़ी गिर जाती है। वो किला कौन सा है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कौन सी पहाड़ी पर है? हेमकूट पर्वत पर है, हेमकूट पर्वत पर। तो इन पहाड़ियों के अलावा एक पहाड़ी है जो जग प्रसिद्ध है, जो मेवा नगरी नाकोड़ा जिसे कहते हैं, नाकोड़ा जिस पहाड़ी पर बसा हुआ है, सिवानागढ़ जिस पहाड़ी पर बसा हुआ है, और राजस्थान की खूब सारी पहाड़ियों के रूप में एक स्थली जानी जाती है, उनकी हम बात कर रहे हैं। ये हमारा राजस्थान। देखो, जो आपको लगता है कि मेरे पास में डिजिटल नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में आएगा। जैसे हम अरावली पर्वतमाला पढ़ा, अरावती पर्वतमाला की एक पश्चिमी दिशा भी फैली है, जालोर, और जालोर से आगे बढ़ते हैं तो आते हैं मोकलसर, मोकलसर, और जालोर से शुरू हो जाती है, मोकलसर से लगा करके सिवाना तक, सिवाना तक टोटल 56 पहाड़ियां हैं। कितनी? 56 पहाड़ियां। इन 56 पहाड़ियों के कारण इसे 56 पहाड़ियां कहा जाता है, 56 पहाड़ियां कहा जाता है। ये 56 पहाड़ियां,
56 पहाड़ियां मोकलसर से लगा के सिवाना तक। इन पहाड़ियों पर खूब सारे तीर्थ स्थल है, जैसे नाकोड़ा, जैनों का तीर्थ स्थल है नाकोड़ा, और नाकोड़ा मेवा नगर के रूप में जाना जाता है, मेवा नगर के रूप में जाना जाता है। जैन धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध स्थल है, और भैरव का सबसे प्रसिद्ध स्थल है नाकोड़ा। नाकोड़ा ऐसी 56 पहाड़ियों की एक पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना का किला इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। मटकों के लिए प्रसिद्ध मोकलसर, तो मोकलसर से लगा करके सिवाना तक एक पट्टी है, वो 56 पहाड़ियों की है। जब हम 56 का नाम आता है ना, तो यहां पड़ता है बांसवाड़ा, यहां पड़ता है प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माई नदी के क्षेत्र को और 56 ग्राम समूह होने के कारण, 56 ग्राम समूह होने के कारण इसे 56 का मैदान कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। तो 56 का मैदान जब आवाज आता है तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 पहाड़ आ जाए, 56 की पहाड़ियां, जिसे क्या कहा जाता है, 56 की पहाड़ियां। हल्देश्वर जो इसी 56 पहाड़ियों का हिस्सा है, जैसे मिनी माउंट कहा जाता है। तो इस प्रकार ये राजस्थान की अन्य पहाड़ियां, इस पहाड़ियों के अलावा दक्षिणी राजस्थान की अलग अलग अरावली के दरे हैं। दक्षिणी राजस्थान में देखो, अभी तक हमने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली को हमने 2 भागों में बांटा, आबू पर्वत और मेवाड़ की पहाड़ियां, आबू पर्वत और मेवाड़ की पहाड़ियां, इनको पढ़ा। अब देखो, इन पहाड़ियों के बीच में खूब सारे दर्रे हैं। जब हम कुंभलगढ़ से, कुंभलगढ़ के पास में आते हैं, तब एक दर्रा आता है कुंभलगढ़ के पास में, इधर पड़ता है देसूरी, देसूरी पड़ता पाली में, पाली, पाली में देसूरी से हम जब राजसमंद की तरफ आते हैं, तो राजसमंद की तरफ आते हैं तो एक स्थान पड़ता है झीलवाड़ा, झीलवाड़ा, देसूरी से झीलवाड़ा आते हैं, तब एक नाल आती है, उस नाल को कहते हैं देसूरी की नाल, देसूरी की नाल। यहां इसे कहते हैं, ये पैदल चलने के लिए भी योग्य है, तो इसे पगलिया की नाल कहते हैं, इसे पगलिया की नाल कहते हैं। और ये राजसमंद में झीलवाड़ा से पाली की तरफ जाती है, इसे इसलिए इसे झीलवाड़ा की नाल भी कहते हैं। तीनों नाम एक है, देसूरी की नाल, पगलिया की नाल और झीलवाड़ा। देखो, ये अरावली पर्वतमाला, इस अरावली पर्वतमाला के यहां जो गांव स्थित है वो तो है झीलवाड़ा, और जो पाली में झीलवाड़ा है वो राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। यदि जब देसूरी की नाल पूछी जाए तो पाली में आएगी, और जब झीलवाड़ा की नाल पूछी जाए तो राजसमंद में आएगी, पगलिया की नाल पूछी जाए तो भी राजसमंद में आएगी। तो ये इस प्रकार देसूरी की नाल इसी पर्वतमाला का हिस्सा है। यह खूब सारी नालें हैं, मैं आपको एक एक करके वर्णन करता हूं। तो देसूरी की नाल हो गई, पगलिया की नाल हो गई और झीलवाड़ा की नाल हो गई, तीनों नाल एक ही नाल है। कल हमने मध्य अरावली के खूब सारे नाल, घाट आदि पढ़े थे, एंड तक देखोगे तो अच्छा रहेगा। देखो, अब अपने पढ़ता देसूरी की नाल, ये भाग पढ़ लिया आपने, देसूरी की नाल। देसूरी की नाल को ही क्या कहा जाता है, पगलिया की नाल, पगलिया की नाल। पगलिया की नाल को ही क्या कहा जाता है, झीलवाड़ा की नाल, झीलवाड़ा की नाल कहा जाता है। हो गया। अब हो गया, देखो यहां पड़ता है सिरोही, और यहां ये पड़ता उदयपुर, और यहां पड़ता है चित्तौड़गढ़। ध्यान से देखना, ये सिरोही का एक स्थान खंड पड़ता है पिंडवाड़ा, जो ग्रासियों के लिए जाना जाता है पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा से यहां पड़ता है उदयपुर, ये मान लो उदयपुर, उदयपुर। पिंडवाड़ा से अपन जाते हैं उदयपुर, उदयपुर से जाते हैं अपन चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा के इस भाग से होते हुए एक नेशनल हाईवे गुजरता है, नेशनल हाईवे 27, इसका प्राचीन नाम है नेशनल हाईवे 76। ये पुराना नाम है नेशनल हाईवे 76। ये राजस्थान का सबसे लंबे नेशनल हाईवे में से एक माना जाता है। वर्तमान में 6 जिलों से गुजरता है नेशनल हाईवे 76। नेशनल हाईवे 76 जब अपन उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ आते हैं, उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ आते हैं तो एक नाल आती है, और एक नाल यहां आती है चित्तौड़गढ़ से, ये अपन चित्तौड़गढ़ है,
ये अपनी चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ से जब अपन उदयपुर की तरफ आते हैं तो एक नाल यहां आती है और उस नाल को कहते हैं देबारी की नाल। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की जो नाल आती है उससे कहते हैं देबारी की नाल। चित्तौड़ से उदयपुर की तरफ आती है और चित्तौड़ से उदयपुर की तरफ आती है तो देबारी की नाल है। और उदयपुर से जब हम पिंडवाड़ा की तरफ बहते हैं तो इसी नेशनल हाईवे में जो उदयपुर से सिरोही को जोड़ता है, यानी जहां से नेशनल हाईवे 27 गुजरता है, और यहां से जो नाल गुजरती है वो हाथी नाल कहलाती है। हाथी नाल, हाथी नाल है वो इसी नेशनल हाईवे पे है, यानी पिंडवाड़ा और उदयपुर को मिलाने वाली नेशनल हाईवे 27 को जो मिलाती है वो हाथी नाल है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जो नेशनल हाईवे उसी 27 पर है वो है देबारी नाल। देबारी नाल कहलाता है। अब देखो उदयपुर से यहां एक कोटड़ा तहसील पड़ती है, उदयपुर की कोटड़ा तहसील। इस कोटड़ा तहसील से अपन अहमदाबाद की तरफ निकलते हैं और कोटड़ा तहसील से ही खूब सारी नदियां निकलती है जो साबरमती का भाग बनती है। और साबरमती नदी राजस्थान में कम और गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। उसी साबरमती नदी पर महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम स्थित था। देखो वहां से माजम, मेसवा, हथमती, वत्रक, वाकल 5 नदियां निकलती है। सही नदी भी उसकी सहायक नदी है, तो कोटड़ा से निकलती है। उदयपुर से अपन कोटड़ा की तरफ जाते हैं तो यहां एक दर्रा स्थित है और एक अपन उदयपुर से ऐसे ही इधर जाते हैं और जब जयसमंद झील की तरफ जाते हैं, जयसमंद झील की तरफ, तो ही एक नाल आती है। तो कोटड़ा से उदयपुर की तरफ आते हैं तो नाल आती है फुलवारी की नाल। कौन सी नाल है? फुलवारी की नाल। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है, यानी बहुत चौड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से और काफी लंबाई तक चौड़ी है। यूं नहीं कि भाई एक जगह ही चौड़ी है, पहाड़ के मध्य एक जगह ही चौड़ी है। यहां एक समानांतर 2 पहाड़ियां चलती है, इसलिए इसके मध्य से नदियां भी चलती है और समानांतर रेलवे ट्रैक भी चलता है और समानांतर गाड़ियां भी चलती है। कहां से? उदयपुर से कोटड़ा की तरफ, और आगे अपन अहमदाबाद को निकल जाते हैं। तो वो कौन सी नाल है? फुलवारी की नाल। और ये वही अभ्यारण्य है जहां महाराणा प्रताप की कर्म स्थली के रूप में महाराणा प्रताप ने कभी हल्दी घाटी का युद्ध किया और जब सिपने का स्थान जो था कुछ चंद दिनों के लिए वो फुलवारी की नाल में भी रुके थे। हम जयसमंद आते हैं, उदयपुर से जयसमंद की तरफ, तब भी एक यहां नाल आती है जिसे कहते हैं केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल मैंने ऐसे याद किया कि ये देखो एक ऐसे माला की तरफ है, मैंने ऐसे याद किया कि एक तरफ केवड़ा है और एक तरफ फूल है, फूलों का केवड़ा गढ़ में डाला हुआ है। तो एक तरफ तो मैंने याद कर दिया कि झुमो कोटड़ा केवड़ा और फुलवारी तेरे गढ़ में है। झुमो कोटड़ा, झुमो कोटड़ा, झुमो यानी जयसमंद, झुमो कोटड़ा केवड़ा और फुलवारी तेरे गढ़ में है। झुमो कोटड़ा क्योंकि महाराणा प्रताप यहां झुमे थे, तो झुमो महाराणा प्रताप केवड़ा और फुलवारी की नाल तेरे गले में है। तो इस प्रकार तो यहां से कोटड़ा और उदयपुर को मिलाने वाली फुलवारी की नाल और उदयपुर और जयसमंद को मिलाने वाली केवड़ा की नाल। अब देखो इसके अलावा उदयपुर जिले को मिलाती है और माउंट आबू क्षेत्र से आती है और एकदम दक्षिण से गुजरात की एकदम सीमा से सटी हुई एक नाल और है, उस नाल का नाम है बोरांग नाल। उस नाल का नाम क्या है? बोरांग नाल। बोरांग नाल, बोरांग नाल। एक यहां पाली से रणकपुर तीर्थ स्थल है, रणकपुर मथाई नदी के किनारे रणकपुर, रणकपुर जहां 1444 खंभों का मंदिर है और कहीं से देखो अपने को 1444 खंभे अपन कहीं से भी खड़े होकर के उसे काउंटिंग कर सकते हैं। वो 1444 खंभों वाला मंदिर है। जब हम पाली से इस रणकपुर की तरफ आते हैं तो यहां एक नाल आती है जो इस बीच में पहाड़ी आती है, उस पहाड़ी को काट करके बनाई गई है। उस पहाड़ी को कहते हैं सोमेश्वर की नाल। यहां सोमेश्वर मंदिर के कारण, शिव जी का मंदिर है उसके कारण इसे कहते हैं सोमेश्वर की नाल। यह रणकपुर से पाली को जोड़ती है, रणकपुर से पाली को जोड़ती है, रणकपुर से पाली को जोड़ती है। कौन सी नाल है? सोमेश्वर की नाल। रणकपुर से पाली को जोड़ती है वो है सोमेश्वर की नाल है।
एक अपने जो पढ़े थे कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ के उत्तर में पाली से राजसमंद को जोड़ती है, और वो है हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल। देखो हाथी नाल तो जोड़ती है पिंडवाड़ा को सिरोही से, और हाथीगुड़ा की नाल जोड़ती है पाली को राजसमंद से। पाली को राजसमंद से जोड़ती है हाथीगुड़ा की नाल। इसी नाल के पास में हमारा कुंभलगढ़ का किला स्थित है। और देशूरी की नाल, देशूरी पाली को राजसमंद से जोड़ती है। एक तरफ देशूरी है तो देशूरी की नाल पाली में स्थित है, एक तरफ झीलवाड़ा गांव स्थित है तो झीलवाड़ा की नाल भी कहते हैं, पगलिया की नाल भी कहते हैं। पाली को राजसमंद से जोड़ती है हाथीगुड़ा की नाल। सोमेश्वर की नाल पाली को रणकपुर से जोड़ती है। हाथी की नाल पिंडवाड़ा सिरोही को उदयपुर से जोड़ती है, और देबारी की नाल चित्तौड़गढ़ को उदयपुर से जोड़ती है। केवड़ा की नाल उदयपुर को जयसमंद से जोड़ती है, और फुलवारी की नाल कोटड़ा को उदयपुर से जोड़ती है। बोरांग नाल उदयपुर सिरोही को जोड़ती है, सिरोही की माउंट आबू को जोड़ती है। इस प्रकार जय हिंद, जय भारत। शेयर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को स्टेटस लगाना है और आगे भी बढ़ाना है।